Hello everyone, good evening. So I welcome to all. This is Ajay and now you're watching JKSSP online tutorial. तो गाइज आज की क्लास में हम लोग यूनियन गवर्नमेंट को स्टार्ट कर रहे हैं और इससे पहले मैंने आपको पंचायती राज वाला एक लेक्चर दिया था, उसका एक लेक्चर और आएगा। और आपको मैं बता दूं आपके सिलेबस में पंचायती राज है। अगर वो इंडिविजुअल नहीं भी लिखा होता तो भी पंचायती राज आपके सिलेबस में होता। क्यों? क्योंकि वो आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पढ़ना पड़ेगा। सो हम क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, तो आप इन चीज़ों को अगर डाउट रखोगे इन चीज़ों का कि क्या कर रहे हो तो आप पढ़ नहीं पाओगे। सो आपको ईमानदारी से जो पढ़ाया जा रहा है उसको चुपचाप पढ़ते जाना है। और प्रैक्टिस के लिए हमने 2 साल की मेहनत करने के बाद आपके लिए बुक बना दिया हुआ है। क्योंकि बच्चे बहुत कंप्लेन करते थे, सर MCQs PDF दो, सर ये कहाँ से करें, वो कहाँ से करें, ये चैप्टर का नहीं है। तो हमने पूरी GK का प्रीवियस जितने भी एग्ज़ाम हुए सबका, JKSSB, SSC, रेलवे, जितने भी UPSC, स्टेट PCS के सारे MCQs को कलेक्ट करा, कुछ जो अच्छे क्वेश्चन थे चैप्टर वाइज निकाले, उन सबको एक टॉपिक वाइज बुक बनाई। मतलब अभी आप जैसे आज प्रेसिडेंट के लिए पढ़ोगे तो प्रेसिडेंट के लिए भी आपको क्वेश्चन सेपरेट मिलेंगे, वाइस प्रेसिडेंट के क्वेश्चन सेपरेट मिलेंगे। सो उससे क्या होता है कि आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो, एक तो वो आपको पता चल जाता है एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, और पेपर में क्वेश्चन तो वही से दिखेंगे, लेकिन उसको पढ़ने के लिए पहले आपको बेसिक पढ़ना पड़ेगा जो हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो वो बुक एकमात्र ऐसी बुक है जिसमें से आपका ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम कवर अप हो जाएगा। सो आप अगर अभी तक आपने बुक बाय नहीं करी, ऑर्डर नहीं करा तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि वो हमने पहला स्टॉक है, दूसरा स्टॉक जो बनाएंगे फिर वो ऑन डिमांड बनेगा। ठीक है, तो एकमात्र बुक है, तो बहुत अच्छी बुक है, ईमानदारी से बनाई गई है और आपकी नीड को समझते हुए बुक को डिज़ाइन किया गया है। तो चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो आज हम यूनियन गवर्नमेंट के ऊपर पढ़ने वाले हैं। 51A तक हमने पढ़ लिया था, फंडामेंटल ड्यूटीज तक। चलिए प्रेसिडेंट की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें किसकी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एक क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली आता ही आता है प्रेसिडेंट के ऊपर। ठीक है, एक क्वेश्चन डेफिनेटली इसके ऊपर पूछा जाता है एग्जाम में। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रिलेटेड हम आर्टिकल भी देखेंगे, इसकी पावर्स भी देखेंगे, इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन सब कुछ हम पढ़ने की कोशिश करेंगे अच्छे से और डिटेल के साथ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को क्या बोलते हैं। हेड ऑफ द नेशन, हेड ऑफ द नेशन। या आप नेशन को कभी कभी क्या बोलते हो, स्टेट। तो स्टेट कंट्री का ही होता है, कंट्री को ही हम लोग एज अ स्टेट रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्रेसिडेंट सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। अगर पूछा जाए हेड ऑफ द नेशन कौन है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कौन है, तो आंसर आएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, हम लोग अभी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग आर्टिकल वाइज प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आप लिखिए आर्टिकल नंबर 52। आर्टिकल नंबर 52 क्या कहता है? तो आर्टिकल नंबर 52 क्लियरली मेंशन दैट देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जो आर्टिकल 51 है ये क्लियरली क्या कहता है कि इंडिया में एक प्रेसिडेंट होना चाहिए, इंडिया में एक प्रेसिडेंट होना चाहिए। तो आर्टिकल 52 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा कि देयर शुड बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू बीच आर्टिकल। तो आपको बताना है कि एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग। तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 52 ये क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि एक प्रेसिडेंट होना चाहिए इंडिया का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 50। जिस आर्टिकल को मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत लगेगी उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। इसमें एक्सप्लेन करके हम जाएंगे, कोई फ़ायदा है नहीं, सिंपली आपको याद रखना है कि इंडिया का एक प्रेसिडेंट होना चाहिए, ये आर्टिकल नंबर 52 कहता है। आर्टिकल नंबर 53 क्या कहता है कि जो प्रेसिडेंट है उसके पास कौन सी पावर है? एग्जीक्यूटिव पावर है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन। अब देखो यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। जो एग्जीक्यूटिव पावर है यूनियन, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम यूनियन गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। आर्टिकल 52 से 151 तक। सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया 52 आर्टिकल से, जिसमें प्रेसिडेंट के बारे में लिखा हुआ है कि इंडिया का एक प्रेसिडेंट होना चाहिए। उसके बाद जो 53 आर्टिकल कहता है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन है उसके बारे में लिखा हुआ है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है यूनियन की। देखो मैं एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव सब कुछ बता चुका हूँ, अगर आप मुझे पहले से इस चीज़ों को, मेरे लेक्चर को वॉच कर रहे हो तो इसके अंदर एक अलग से क्लॉज आता है 53 का फर्स्ट क्लॉज।
53 का क्लॉज नंबर फर्स्ट क्या कहता है? 53 का क्लॉज नंबर फर्स्ट, ऑल एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, all executive power of union government shall be vested in president। जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर है यूनियन गवर्नमेंट की वो shall be vested in president है। उसके बाद इसका सेकंड क्लॉज क्या कहता है? 53 का सेकंड क्लॉज। इसके बाद आपको क्वेश्चन क्या पूछा था मैं ये भी बताता हूँ। इसका सेकंड क्लॉज क्या कहता है? सेकंड क्लॉज कहता है डिफेंस की बात करता है, जैसे बोलता है कि ऑल पावर्स ऑफ डिफेंस शैल बी वेस्टेड इन प्रेसिडेंट। तो जो डिफेंस की पावर है वो भी किसकी है? प्रेसिडेंट की। जैसे इसमें कौन कौन आ जाता है? जैसे डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, अगर वॉर डिक्लेयर करनी हो तो कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। या अपॉइंटमेंट और रिमूवल, हम एग्जीक्यूटिव की बात कर रहे हैं, 53 में एग्जीक्यूटिव की बात होती है। प्रेसिडेंट के पास पावर होती है अपॉइंटमेंट और रिमूवल करने की, ठीक है। किसको? जैसे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स हेड को, अगर इनका हेड बनाना हो तो इसकी पावर किसके पास? इसको अपॉइंट करने की या रिमूव करने की पावर तो वो है आपके प्रेसिडेंट के पास। उसके बाद बाकी आगे आप जब इंडिविजुअल पावर पढ़ोगे तब समझ आएगा। चीफ कमांडर ऑफ डिफेंस, चीफ कमांडर ऑफ डिफेंस उसको भी अपॉइंट और उसको भी रिमूव कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बाकी ये आगे आप पढ़ने वाले हो। फिलहाल मैंने आपको बताया कि 53 आर्टिकल एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन की बात करता है। सेंटर की एग्जीक्यूटिव पावर क्या क्या है, जिसमें 53 का फर्स्ट क्लॉज कहता है कि जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर है वो क्या है? शैल बी वेस्टेड इन प्रेसिडेंट है। अगर हम बात सेकंड की करें तो जितनी भी डिफेंस की पावर है वो भी क्या है? वेस्टेड इन प्रेसिडेंट है। जैसे डिफेंस में कौन कौन आता है? एयरफोर्स आती है, इंडियन आर्मी आती है और नेवी आती है। और जो आपकी बीएसएफ, सीएसएफ, सीआरपी जितनी भी है वो सारी किस में आती हैं? वो पैरामिलिट्री फोर्सेस में आती हैं। तो पहली बात तो डिफेंस के रिलेटेड अगर डिक्लेरेशन ऑफ वॉर करना हो तो कौन करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेगा। अगर इनकी अपॉइंटमेंट करनी इनके हेड की, जैसे आर्मी का हेड बनाना हो, नेवी या एयरफोर्स का, तो वो भी कौन करता है? वो आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। चीफ कमांडर ऑफ डिफेंस कौन डिसाइड करता है? ये भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। तो ये है आपका आर्टिकल 53 क्या कहता है, और इसके आगे दो क्लॉज मैंने बता दिए। 52 कहता है कि एक इंडिया का प्रेसिडेंट होना चाहिए। 53 कहता है कि एग्जीक्यूटिव पावर की बात करता है यूनियन की, उसमें एग्जीक्यूटिव और उसमें मैंने डिफेंस भी बता दिया। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं गाइज। नेक्स्ट देखिए आगे, अगर हम बात करें आर्टिकल नंबर 54 की, ये किसकी बात करता है? ये बात करता है इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट की। अगर पूछा जाए कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा, ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? ये 54 आर्टिकल प्रोसीजर, सॉरी 55 में, 54 में ये लिखा हुआ है कि इलेक्शन होने चाहिए प्रेसिडेंट के। अभी इलेक्शन कैसे होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपके प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं कैसे होते हैं? ये इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। कैसे होते हैं? इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। और इसमें वोट कौन डालता है? इसमें वोट डालने का जो अधिकार होता है वो होता है आपके जितने भी इलेक्टोरल कॉलेज होते हैं उनको वोट डालने का परमिशन होता है। अब इसमें कौन आता है? देखिए ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है, कौन नहीं करता। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो देख लीजिए कौन कौन आता है। इसमें आता है ओनली इलेक्टेड चलिए सीधा लिखते हैं ओनली इलेक्टेड एमपी ऑफ लोकसभा।
लोकसभा को मैं LS से रिप्रेजेंट करूँगा। उसके बाद इसमें और कौन बोल रहा था, ओनली इलेक्टेड MP ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा राज्यसभा जिसको मैं RS से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट कौन इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, वोट डाल सकता है, ओनली इलेक्टेड MLA ऑफ ऑल स्टेट। जितने भी स्टेट के इलेक्टेड MLA था, सबसे पहले तो आपको पता है इलेक्टोरल कॉलेज ही यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में, जो वोट डाल सकता है। उसमें कौन कौन इलेक्टेड, कौन कौन, जो भी MP हैं लोकसभा के, जो भी MP हैं राज्यसभा के, सारे के सारे स्टेट के MLA, ठीक है। उसके बाद 70 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के बाद दिल्ली एंड पुडुचेरी इलेक्टेड MLA। यूटी के अंदर जितनी भी यूटी उसमें से 2 ही यूटी है, एक दिल्ली और एक पुडुचेरी, जिसके इलेक्टेड MLA भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। ये इम्प्लीमेंट हुआ था 1992 में, ये एक्ट आया था और 1995 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था फर्स्ट टाइम, ठीक है। अब देखो ध्यान से, कौन पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। जो MLC होते हैं, नो पार्टिसिपेट इन प्रेसिडेंट इलेक्शंस। जो MLC होते हैं वो प्रेसिडेंट नहीं कर सकते पार्टिसिपेट। दूसरा और कौन नहीं कर सकता, जो नॉमिनेटेड होते हैं, नॉमिनेटेड MLA या MPs। नॉमिनेटेड होते हैं जिसको गवर्नर या प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये भी आप लिख लो, नो पार्टिसिपेट इन प्रेसिडेंट इलेक्शन। साथ साथ नोट डाउन करिए, और जिस भी बच्चे की हैंड राइटिंग अच्छी है वो मुझे कॉपी पे नोट करके सेंड कर दीजिए, ताकि हम बाकी वाले बच्चों को एज अ नोट्स प्रोवाइड कर सकें। बाकी ये तो एज इट इज़ हम आपको दे ही देंगे स्क्रीनशॉट बना के पूरे। जैसे एग्जांपल, नॉमिनेटेड कौन होते हैं, जब सबको पता है एंग्लो इंडियन। जो एंग्लो इंडियन होते हैं वो कौन होते हैं, वो भी नॉमिनेटेड होते हैं। जैसे 2 लोकसभा में इनकी क्या होती हैं, जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता 2, और एक आपका लेजिस्लेटिव असेंबली में आपका गवर्नर उनको क्या करता है, नॉमिनेट करता है। लेकिन अभी जो 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ उसके बाद इनका रिजर्वेशन ख़त्म कर दिया, सीटें नहीं है। लेकिन इससे पहले एंग्लो इंडियन भी होते थे, ये नॉमिनेटेड हैं, लेकिन ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। मतलब जो पूछा जाएगा, जो नॉमिनेटेड MLA या MP होते हैं, क्या ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो आंसर होगा नो। MLC करते हैं, आंसर होगा नो। मैं सिर्फ बात किसकी करूँ, इलेक्टोरल कॉलेज की। जो भी इलेक्शन से जीत के आए हैं उनकी सारे के सारे MP किसके, लोकसभा राज्यसभा के, इलेक्टेड MLA ऑल स्टेट के, और दिल्ली और पुडुचेरी जो यूटी है उनके भी MLA इलेक्टेड, वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। कौन नहीं करता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर देता हूँ। जो MLC होते हैं वो नहीं करते, MLC नहीं करते, और नॉमिनेटेड MLA और MP भी पार्टिसिपेट नहीं करते। आई होप कि आपको यहाँ तक आर्टिकल 54 समझ आया होगा कि प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होने चाहिए। प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं, ये आर्टिकल नंबर 54 बताता है। और इलेक्शन कैसे होते हैं, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं प्रेसिडेंट के, और इसमें पार्टिसिपेट करने वाला कौन होता है, सिर्फ इलेक्टोरल कॉलेज ही पार्टिसिपेट करता है। इलेक्टोरल का मतलब जिसमें इलेक्टेड आते हैं, MPs MLA, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कम्प्लीटली। आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल नंबर 55 देखते हैं। इससे पहले आपको ये बताता हूँ कि जम्मू कश्मीर में भी जो इलेक्टेड MLA होंगे, अभी खैर ड्यूटी है, लेकिन इसके जो इलेक्टेड MLA वो भी पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन स्टिल तो नहीं कर रहे, ठीक है, स्टिल अभी नहीं कर रहे, लेकिन ये करेंगे। जैसे दिल्ली और आपका पुडुचेरी है, क्योंकि वहाँ पे CM भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर 55 क्या कहता है,
आर्टिकल नंबर 55 क्या बात करता है? ये बात करता है, ये प्रोसीजर की बात करता है, प्रोसीजर ऑफ इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट। अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इसको एक्सप्लेन करें, अदरवाइज इसकी पूरी क्लास लग जाती है आपको इसका प्रोसीजर समझाने में, ये कैसे कैसे होते हैं। लेकिन मैं आपको अलग अलग नाम जो आते हैं मैं वो आपको बता देता हूँ, ठीक है, मैं वो आपको बता देता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। बाकी सिंपली 55 आर्टिकल किसके रिलेटेड है? ये जो प्रोसीजर क्या है इलेक्शन का, मतलब इलेक्शन किस तरीके से वोट डाले जाते हैं, कौन कौन डालेगा, ये तो इलेक्शन सीधा सीधा 54 बताता है, लेकिन इसका प्रोसीजर क्या होगा, किस तरीके से वोटिंग होगी, तो वो प्रोसीजर कौन बताता है? आर्टिकल नंबर 55। अब इसमें अलग अलग क्लासेस हैं, मैं ये बता देता हूँ आपको, ठीक है, अलग अलग क्लासेस हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले लिखिए इसका आर्टिकल 55 का क्लॉज नंबर फर्स्ट। 55 का क्लॉज नंबर फर्स्ट क्या कहता है? ये कहता है कि जो इलेक्शन होंगे उसमें जो प्रोसीजर है वोटिंग का वो कैसा होना चाहिए? वो होना चाहिए उसमें यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या होता है? एक जैसा होना चाहिए, मतलब जितने भी स्टेट्स हैं उन सबके जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, जितने भी अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव हैं उन सबके लिए भी वोट डालने का अधिकार एक जैसा होना चाहिए। मीन्स कि ऑल स्टेट हैव सेम प्रोसीजर फॉर इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट, सबका प्रोसीजर एक जैसा होना चाहिए, मतलब यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, ठीक है। अगर इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, ऐसे आपको समझ नहीं आएगा, मीन्स कि आप कह सकते हो ऑल स्टेट हैव सेम प्रोसीजर, सेम प्रोसीजर फॉर इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट। हर एक स्टेट के लिए वैसे ही इलेक्शन होने चाहिए प्रेसिडेंट के लिए, जैसे यूटी और स्टेट अलग अलग सारी स्टेटों में, ऐसा नहीं कि यूपी के लिए अलग हो गया, जेएंड के लिए अलग हो गया और आपका दूसरे वर्ग का अलग होगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इसका जो 55 का जो सेकंड है ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या बात करता है? ये बात करता है वोट वैल्यू की, वोट वैल्यू ऑफ एमपीज और एमएलए, वोट वैल्यू की बात करता है। लेकिन एक ही याद है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है ऑन बेसिक ईयर फॉर सेंसस 1971 पूछा जाएगा, जो वोट वैल्यू निकाली जाती है एमएलए और एमपी की, ठीक है, तो ये किसके बेसिस पे निकाली जाती है? सेंसस ईयर कौन सा इसका बेस माना जाता है? तो आंसर होगा 1971। 1971 इसका बेसिक ईयर माना जाता है, इसके बेस पे आपका क्या होगा? बोर्ड वैल्यू निकाली जाएगी। अब देखो बोर्ड वैल्यू क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि एक एमपी की बोर्ड वैल्यू कितनी होगी, एमएलए की कितनी होगी, तो बोर्ड वैल्यू से आप क्या समझते हो? देखो बोर्ड वैल्यू से मतलब है, देखो प्रेसिडेंट बनाना है तो पूरी इंडिया के लिए बनेगा, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ यूपी के लिए बनेगा या राजस्थान के लिए बनेगा। देखो बोर्ड वैल्यू का मतलब क्या होता है, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल बताता हूँ। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? आपको पता है स्टेट के एमएलए पार्टिसिपेट करते हैं और सेंटर में एमपी किसके? लोकसभा और राज्यसभा के। ये होते हैं सेंटर के मिनिस्टर, ये होते हैं स्टेट के मिनिस्टर। अगर मैं एमएलए की बात करूँ तो एमएलए तो बहुत ज़्यादा है भाई। लोकसभा और राज्यसभा की बात करें, आपको पता है लोकसभा में कितनी सीट्स हैं? फिलहाल के लिए 543 है, ऐसे तो 550 होती है लेकिन फिलहाल 543 है क्योंकि एंग्लो इंडिया वाले भी खत्म हो गए। और राज्यसभा में कितने हैं? 233। टोटल कितने हो गए? 776। और अगर हम एमएलए की बात करें तो एमएलए लगभग 4200 के करीब है लगभग। तो अब आप देखिए कि 4200, और ये भी तो पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये भी पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इसी हिसाब से तो वोट एमएलए के हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि एमएलए ज़्यादा हैं, जो एमएलए जिधर वोट जाएगा वही हो जाएगा। ऐसा नहीं कि इनका जो एक एमपी की वोट की वैल्यू है, अगर एक एमपी इधर वोट डाला दूसरे 2 एमएलए ने डाला तो ये जीत गए, ऐसा नहीं है। इनकी वोट वैल्यू बनाई जाती है पॉपुलेशन के हिसाब से। एक एमपी 2 एमएलए से ज़्यादा हो जाएगा
3 एमएलए उधर आए, 1 एमपी इधर आए, तो भी एमपी वाला जीत जाएगा। तो ये क्या होता है, वोट वैल्यू बनानी। वोट वैल्यू मतलब कैसे बनती है, देखो एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि वोट वैल्यू कैसे बनाई जाती है। अगर मैं बात करूं कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो वोट वैल्यू है एमएलए की, एक एमएलए की वोट वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, वो देखा जाएगा कि टोटल पॉपुलेशन कितनी है। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, कि किस स्टेट का एमएलए है। ऐसा नहीं है ना कि किसी स्टेट में एमएलए बनने के लिए वहाँ पे बहुत सारी पॉपुलेशन होती है, किसी किसी पहाड़ी इलाके में चले जाओ तो एमएलए के लिए पॉपुलेशन कम होती है। तो पॉपुलेशन भी देखी जाती है, टोटल पॉपुलेशन देखी जाएगी कि वो जो एमएलए है वो किस स्टेट से आ रहा है, और वहाँ से कितने टोटल इलेक्टेड एमएलए कितने हैं, टोटल इलेक्टेड एमएलए कितने हैं, एमएलए ऑफ स्टेट। सबसे पहले देखा जाएगा कि जिस भी स्टेट का एमएलए वोट कर रहा है उस स्टेट की पॉपुलेशन कितनी है, नीचे रखते हैं हम लोग टोटल वहाँ पे कितने एमएलए आए और मल्टीप्लाई करते हैं 1/1000। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है इस फॉर्मूले के ऊपर कि एक एमएलए की वोट वैल्यू कितनी होती है। तो ऐसा नहीं कि सब सारे के सारे एमएलए की वोट वैल्यू सेम होगी, वो डिपेंड करता है कि उस स्टेट में टोटल पॉपुलेशन कितनी है, डिवाइड करोगे टोटल एमएलए कितने हैं और मल्टीप्लाई करोगे 1/1000 से। ये हो गया आपका वोट वैल्यू ऑफ एमएलए। अगर मैं बात करूं वोट वैल्यू ऑफ एमपी, तो एमपी की वोट वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो एमपी की कैसे निकालोगे, वोट वैल्यू ऑफ एमपी, तो वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा टोटल वोट वैल्यू ऑफ इलेक्टेड एमएलए ऑफ ऑल स्टेट, सारी स्टेटों के टोटल एमएलए की वोट वैल्यू कितनी है, और डिवाइड करेंगे टोटल इलेक्टेड एमपी ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो ये होता है प्रोसीजर आपका क्या निकालने का, वोट वैल्यू ऑफ एमपी निकालने का। तो एमपी की वोट वैल्यू कैसे निकाली जाती है, किसी एमपी की वोट वैल्यू निकालनी हो तो वो देखा क्या जाता है, सबसे पहले टोटल वोट वैल्यू ऑफ ऑल इलेक्टेड एमएलए ऑफ ऑल स्टेट। पहले तो जितने भी एमएलए इलेक्टेड हुए हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, उनकी टोटल वोट वैल्यू कितनी आई एमएलए की, और टोटल इलेक्टेड एमपी कितने हैं लोकसभा राज्यसभा के। इस तरीके से अगर आप करोगे तो आपको एक एमपी की वोट वैल्यू मिल जाएगी कि एक एमपी की वोट वैल्यू क्या होती है। तो आई होप कि ये दोनों आप समझ पाए होंगे कि वोट वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्या है। अब मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, मैं सिंपली आपको बता दिया। एक तो फॉर्मूला पेपर में आता है, ये क्वेश्चन आएगा कि ऊपर और नीचे क्या आता है डिवाइडेड में, तो ये फॉर्मूला सीधा सीधा पूछा जाता है। और अगर एमएलए की बात करें तो मल्टीप्लाई 1/1000 भी आपको करना पड़ता है, अगर नहीं करोगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किससे मल्टीप्लाई होता है 1/1000, 1/100, 1/1 लाख या 10,000। तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको देखना सही में कौन सा आंसर होगा। तो ये तो हो गया आपके दोनों वोट वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट। मैं दोबारा से एक बार रिवाइज कर देता हूँ। आर्टिकल नंबर 54 बात करता है कि इलेक्शंस प्रेसिडेंट के होने चाहिए, उसमें कौन पार्टिसिपेट करता है ये मैंने आपको बता दिया। आगे मैंने बताया 55 में प्रोसीजर क्या होता है इसके इलेक्शन का। तो प्रोसीजर सबसे पहले मैंने बताया कि 55 का फर्स्ट क्लॉज कहता है कि सबसे पहले तो यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, एक जैसे वैल्यू होनी चाहिए सबकी। 55 का सेकंड पॉइंट कहता है कि वोट वैल्यू ऑफ एमएलए और एमपी की क्या होगी, और पूछा जाता है एग्जाम में कि बेसिक ईयर कौन सा है, तो वो होगा 1971 सेंसस। मैंने आपको एग्जांपल से समझा दिया, जैसे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में एमएलए भी आते हैं इलेक्टेड, एमपी भी आते हैं पार्लियामेंट से। तो अब एमएलए तो बहुत ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू लोकसभा और राज्यसभा के एमपी से। फिर इनकी वोट वैल्यू निकाली जाती है। वोट वैल्यू, अगर एक एमएलए की वोट वैल्यू देखनी हो वो कैसे पता चलता है एमएलए की, वो है टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट कितनी है और टोटल इलेक्टेड एमएलए कितने वहाँ के, और मल्टीप्लाई 1/1000 से करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। अगला मैंने ये बता दिया, ये दोनों फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। अगर हम बात करें आर्टिकल नंबर 55 के थर्ड क्लास की, थर्ड क्लॉज क्या कहता है, एक तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम, रिप्रेजेंटेटिव
सिस्टम, जिसको हम शॉर्टकट में PRS बोलते हैं। एंड और क्या यूज होता है आपका, सिंगल ट्रांसफर एंड सिंगल ट्रांसफरेबल बोर्ड सिस्टम। तो ये होते हैं आपके प्रेसिडेंट के इलेक्शन के टाइम वोटिंग सिस्टम। कैसे ज़्यादातर यूज होता है, यूज इन MP ऑफ राज्यसभा इलेक्शन। राज्यसभा के जो इलेक्शंस होते हैं उसमें ये वाला मेथड यूज होता है, या आपके प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, या आपके 22 प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। या आपके MLC के इलेक्शन में, MLC के। तो इसमें आपका यूज होता है मेथड PRS, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम। इसमें रिजल्ट कैसे निकाला जाता है, 50% और +1, 50% प्लस 1 वोट मिलना चाहिए एक्स्ट्रा, ठीक है। और दूसरा एक वोटिंग सिस्टम और होता है जिसको बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। द पोस्ट सिस्टम, जिसकी फुल फॉर्म होती है, शॉर्टकट होता है FPPS, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ये किसके लिए यूज किया जाता है, ये आपका यूज होता है MPs ऑफ लोकसभा या MLA के लिए। MP ऑफ लोकसभा या MLA के लिए। जैसे प्राइम मिनिस्टर का भी ऐसा ही होता है। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए किसी को मिले 10% वोट, पहले कैंडिडेट को, दूसरे कैंडिडेट को मिले 9%, तीसरे को मिले 8%, फोर्थ को मिले 7%। तो ऐसे कम कम होते चलेंगे। तो इसके हिसाब से देखें तो कौन जीत गया, जिसने 10% वोट लिए वो क्या हुआ, वो जीत गया इलेक्शन इस सिस्टम में। लेकिन इसका जो एक डिसएडवांटेज ये होता है कि आप देखिए 90% लोगों ने तो इसको पसंद ही नहीं किया। %90 वोटर डिड नॉट वोट फॉर द विनिंग कैंडिडेट। जो विनिंग कैंडिडेट है उसके लिए 90% लोगों ने वोट ही नहीं करा। तो इस सिस्टम में ये डिसएडवांटेज होता है। और हमारे अगर पूछा जाए कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में किस मेथड से इलेक्शन होता है, तो आंसर होगा PRS, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम एंड सिंगल ट्रांसफरेबल बोर्ड सिस्टम। एंड आई होप कि यहाँ तक आप मेरी बात को अच्छे से समझ पाए होंगे। तो अगर हम बात करें कि सर सिंगल ट्रांसफरेबल बोर्ड सिस्टम क्या होता है, तो ये मैं आपको डिटेल में तो नहीं बता रहा हूँ फिलहाल, इतना बताता हूँ। ये क्या होता है कि ये प्रेफरेंस होती है एक तरह से। मतलब कि अगर 10 बंदे इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो 10 की 10 बंदे सबको वोट डालेंगे, लेकिन एक प्रेफरेंस देंगे कि मेरी पहली प्रेफरेंस ये है, दूसरी ये, तीसरी ऐसे। फिर उसी हिसाब से देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस अगर किसी को 50% +1 किसकी आई, वही उसमें जीत जाएगा जिसमें सबसे ज़्यादा आई। चलिए ये देखिए, एक आपका प्रेसिडेंट इलेक्शंस एक्ट 1952 है, जिसमें 2-4 चीज़ें आपको याद रखनी है। सबसे पहले तो उसके लिए 50 प्रपोजर होने चाहिए, मतलब कम से कम 50 लोग उनके साथ होने चाहिए, प्रपोजर होने चाहिए। प्रपोज कर रहे हो कि भाई ये प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन लड़ेगा, 50 लोग उनके साथ होने चाहिए। और 50 क्या होने चाहिए, नॉमिनेटेड होने चाहिए। नॉमिनेटेड मतलब जो लिखित में देंगे कि ये हम लोग नॉमिनेट कर रहे हैं इसका नाम, इनको इलेक्शन के लिए, प्रेसिडेंट के लिए खड़ा किया जाए, तभी वो प्रेसिडेंट की इलेक्शन लड़ सकता है। तीसरा, उसको 15,000 रुपीज़ डिपॉजिट करने होंगे RBI में एज अ सिक्योरिटी। और अगर ये इसको वापिस चाहिए तो उसको कम से कम 1/6 जो वोट है उसके लिए पढ़ने चाहिए। अगर इससे कम वोट पड़ेंगे तो ये 15,000 उसको सिक्योरिटी वापस नहीं मिलेगी। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि RBI को डिपॉजिट करता है, कितना अमाउंट करता है, 15,000, कितने वोट उसको पढ़ने चाहिए, कम से कम 1/6 वोट उसको पढ़ने चाहिए। और 50 प्रपोजर और 50 नॉमिनेटेड
होने चाहिए कम से कम उनके साथ, जब उसको प्रेसिडेंट के इलेक्शन लड़ने। अगर इनमें से एक भी कंडीशन पूरी नहीं हुई तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन वो नहीं लड़ सकता। ठीक है, तो यहाँ तक आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल नंबर 55 तो आपका कंप्लीट हो गया पूरा, एंड आई होप कि यहाँ तक आप समझ भी पाए होंगे अच्छे से। ठीक है, 55 कंप्लीट हो गया। आर्टिकल नंबर 56 देखते हैं अभी। आर्टिकल नंबर 56, आर्टिकल नंबर 56 क्या बात करता है? तो आपको 52 तक तो आइडिया होगा, 52, 53, 54, 55, 4 आर्टिकल हमने पढ़ दिए अच्छे से। ठीक है, वी हैव डन 4 आर्टिकल, दैट इज 52, 53, 54 एंड 55। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द आर्टिकल नंबर 56। 56 क्या कहता है आपका? ये बात करता है टेन्योर की, टेन्योर एंड रिजाइन की, कि प्रेसिडेंट का टेन्योर कितना होना चाहिए और रिजाइन कैसे होता है, किसको देता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो टेन्योर और रिजाइन की बात होगी। सबसे पहले जो आर्टिकल 56 का क्लॉज नंबर फर्स्ट है, उसमें टेन्योर की बात की गई है। तो प्रेसिडेंट का टेन्योर होता है 5 ईयर्स का। कितना होता है? 5 ईयर्स का। 5 साल पूरे होने से पहले पहले नेक्स्ट प्रेसिडेंट का इलेक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट को खाली नहीं छोड़ा जाता, वैकेंट नहीं की जाती। धीरे धीरे आप सब कुछ पढ़ोगे आगे। इसके अंदर भी जो ए पॉइंट है वो बात करता है रिजाइन की। रिजाइन, अच्छा रिजाइन किसको देता है? प्रेसिडेंट रिजाइन किसको देता है? तो प्रेसिडेंट रिजाइन देता है वाइस प्रेसिडेंट को। किसको देता है? वाइस प्रेसिडेंट को। उसके बाद इसी के अंदर जो बी है वो क्या बात करता है? रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट। किसके बारे में लिखा हुआ है? रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट। और ये 61 आर्टिकल में भी क्लियरली लिखा हुआ है कि रिमूवल कैसे होगा। इसी के अंदर सी है, तब तक वो पावर में रहेगा प्रेसिडेंट, रिमेन इन पावर until न्यू इलेक्टेड। जब तक न्यू प्रेसिडेंट इलेक्टेड नहीं होते हैं तब तक पावर में रहेंगे अपने पुराने वाले प्रेसिडेंट जो भी होंगे। उसके बाद जो 56 का सेकंड है, ये क्या बात करता है? ये बात करता है जो रिज़ाइन देता है, तो रिज़ाइन की इंफॉर्मेशन है, जो भी प्रेसिडेंट रिज़ाइन देगा उनकी इंफॉर्मेशन किसको दी जाएगी? गिवन टू स्पीकर ऑफ लोकसभा। किसके द्वारा? बाय वाइस प्रेसिडेंट। अब एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है मैं बता देता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है कि प्रेसिडेंट का टेन्योर कितना होता है, प्रेसिडेंट कितने टाइम के लिए बनाया जाता है। तो हर प्रेसिडेंट जो भी होगा 5 साल के लिए होगा। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि प्रेसिडेंट रिजाइन किसको करता है, अगर उसको रेजिग्नेशन करना हो तो वो किनको रेजिग्नेशन लेटर लिखेगा अपना। तो रेजिग्नेशन वो वाइस प्रेसिडेंट को करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट आर्टिकल 52 का जो सेकंड क्लॉज ये कहता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो उसकी इंफॉर्मेशन किसको देंगे रिजाइन की? लोकसभा को, स्पीकर ऑफ लोकसभा को। तो ये इंपॉर्टेंट है। और रिमूवल ऑफ आर्टिकल जो प्रेसिडेंट का रिमूवल है वो हम 61 में कंप्लीट पढ़ेंगे। ये है आपका आर्टिकल नंबर 56। तो इंपॉर्टेंट क्या है? टेन्योर और रिजाइन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर हम बात करें आर्टिकल नंबर 57 की, आर्टिकल नंबर 57 की, तो ये बात करता है री इलेक्शन। तो री इलेक्शन की बात करता है, तो बिल्कुल इंडिया में री इलेक्शन होते हैं। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 से 1952 तक कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा प्रेसिडेंट बनाए गए। फिर 1952 में 57 से लेकर 57 से 62 में इलेक्शन से हुए। तो री इलेक्शन की बात करता है। सिंपल इतना याद रखो कि जो 57 आर्टिकल है वो री इलेक्शन की बात करता है। आगे बढ़ते हैं 58 जो कि इंपॉर्टेंट भी है। आर्टिकल नंबर 58, आर्टिकल नंबर 50,
आर्टिकल 58 ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे बात होती है क्वालिफिकेशन की। क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए अगर किसी को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनना है। तो क्वालिफिकेशन की बात होती है 58 में, और 58 का जो ई क्लॉज है वो क्या कहता है, सबसे पहली कंडीशन तो वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ऐसा कंपलसरी है कि बाय बर्थ किसी भी तरह वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। 58 का बी पॉइंट क्या कहता है, इज कंप्लीटेड 35 ईयर्स, मतलब कि 35 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद ही प्रेसिडेंट की इलेक्शन लड़ सकता है कोई। 58 का सी पॉइंट क्या कहता है कि लोकसभा का मेंबर होना चाहिए। किसका होना चाहिए, मतलब एलिजिबल होना चाहिए, एलिजिबल मेंबर ऑफ लोकसभा। उसके बाद 58 का, ये तो हो गया 58 का, 58 के फर्स्ट के पॉइंट ए बी सी। 58 का जो सेकंड पॉइंट है वो क्या कहता है, वो किसी भी तरह से नॉट प्रॉफिट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफिस, मतलब ऐसी कोई भी गवर्नमेंट जॉब्स या कोई भी ऐसी गवर्नमेंट, उसके पास कोई भी काम नहीं होना चाहिए जिससे उसको सैलरी मिलती हो गवर्नमेंट की। तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी प्रॉफिट, जैसे मान लो कोई आईएएस अधिकारी है, वो प्रेसिडेंट की इलेक्शन नहीं लड़ सकता। क्यों? क्योंकि वो गवर्नमेंट से पहले ही सैलरी ले रहा है, वो गवर्नमेंट से प्रॉफिट ले रहा है। तो कोई भी ऐसी पोस्ट नहीं होनी चाहिए। अगर आपको लड़ना तो पहले आपको वो सबसे रिज़ाइन करना पड़ेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है 58 आर्टिकल। पहले बताता हूँ, यहाँ पे बात होती है क्वालिफिकेशन की। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होने के लिए क्या इंडिया सिटीजन ऑफ इंडियन होना जरूरी है। तो बिल्कुल कंपलसरी है, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। एज कितनी है पूछा जाता है, 35 साल कंप्लीट होनी चाहिए। वो लोकसभा का मेंबर होने के लिए एलिजिबल होना चाहिए, एलिजिबल होना चाहिए। और वो कोई भी प्रॉफिट होल्डर पे नहीं होना चाहिए, कोई भी ऐसी गवर्नमेंट जॉब के लिए जिसमें वो पहले ही कोई प्रॉफिट ले रहा हो। ठीक है, मतलब सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए। और यही सबके लिए सेम भी है, सेम है किसके लिए, प्रेसिडेंट के लिए मैंने बता दिया, वाइस प्रेसिडेंट के लिए, गवर्नर के लिए। तो सबके लिए अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है, सेम क्वालिफिकेशन सबकी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 59 की। आर्टिकल नंबर 59 की ये बात करता है कंडीशन, कंडीशन ऑफ सर्विस की। आर्टिकल नंबर 59 किसकी बात करता है, कंडीशन ऑफ सर्विस की। तो इसमें भी अलग अलग क्लॉज हैं। ठीक है, इसमें भी अलग अलग क्लॉज हैं। चलिए इसको भी एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं साथ साथ। अब देखिए कंडीशन क्या है सर्विस की। अगर सर्विस मतलब कंडीशन क्या है, अगर वो कंटिन्यू अगर प्रेसिडेंट रहना चाहता है, उसकी सर्विस कंडीशन क्या है। सबसे पहले 59 का फर्स्ट क्लॉज क्या कहता है, नॉट मेंबर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल, इनका उनको मेंबर नहीं माना जाएगा। अगर वो सर्विस में है, प्रेसिडेंट की सर्विस में है, तो उनको इसमें किसी भी हाउस का मेंबर नहीं, ना तो प्रेसिडेंट लोकसभा का होता है, ना राज्यसभा का, ना लेजिस्लेटिव असेंबली का, ना ही लेजिस्लेटिव काउंसिल का। 59 का जो सेकंड पॉइंट है ये क्या कहता है, ये कहता है नॉट होल्ड एनी अदर प्रॉफिट ऑफ ऑफिस, कोई भी ऑफिस से प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, पहले मैंने पढ़ दिया। 58 का भी 2 पॉइंट भी यही कहता है, और 59 का भी सेकंड यही कहता है। 59 का जो थर्ड पॉइंट है ये क्या बात करता है, ये बात करता है रेजिडेंस एम्यूलमेंट्स मिलने चाहिए, अलाउंसेस मिलने चाहिए जो भी इनकी सर्विस में होते हैं, अलाउंसेस प्रिविलेंसेस गिवन टू प्रेसिडेंट, तो ये इनको मिलेंगे। और 59 का जो फोर्थ पॉइंट है वो क्या कहता है,
ड्यूरिंग द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, जब प्रेसिडेंट की पोस्ट मिली होती है तो जो अलाउंसेस होते हैं, जो अलाउंसेस मिलते हैं, विल नॉट डिक्रीज, वो डिक्रीज नहीं किए जा सकते। ठीक है, और इसी के अंदर 59 में ही बात की जाती है। मैं आपको बताता हूँ सैलरी आप प्रेसिडेंट की सैलरी कितनी होती है। अगर हम अभी की बात करें तो लगभग 5 लाख है। कितनी है? 5 लाख। ये चेंज की जा सकती है एक बिल लेके, लोकसभा में राज्यसभा में बिल लेके आएगी कोई भी पार्लियामेंट में, तो वहाँ पे जाके इसकी चेंज हो सकती है, लेकिन स्टिल कितनी है? अभी 5 लाख सैलरी है। और बात करेंगे पेंशन की, तो पेंशन कितनी होती है? 50% ऑफ इनकम का, जो भी इनकम होगी उसका 50% इनको पेंशन मिलेगी। तो यहाँ से मैं आपको बताता हूँ इस पेज पे इंपॉर्टेंट क्या क्या है। सबसे पहले 58 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जिसमें क्वालिफिकेशन की बात होती है प्रेसिडेंट की। एक तो आर्टिकल पूछा जा सकता है, दूसरा पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी कंडीशनें होती है। सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, एज कितनी होनी चाहिए प्रेसिडेंट बनने के लिए, वो एलिजिबल होना चाहिए लोकसभा का मेंबर बनने के लिए, और उसको किसी भी ओल्ड कोई भी ऐसा होल्ड नहीं होना चाहिए किसी प्रॉफिट ऑफिस से, किसी से मतलब एक्स्ट्रा किसी ऑफिस से प्रॉफिट नहीं मिलना चाहिए उसको। कोई भी मतलब ऐसा समझ लो कि सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए कोई भी ऐसी जहाँ से वो सैलरी ले रहा है गवर्नमेंट से। उसके बाद आता है कंडीशन ऑफ सर्विस, जो आर्टिकल 59 कहता है। यहाँ पे क्या बोला जाता है कि वो जब प्रेसिडेंट में रहता है, जब वो सर्विस कर रहा होता है, उस केस में किसी का भी मेंबर नहीं होता, कोई प्रॉफिट नहीं होगा किसी ऑफिस से, उसको अलाउंसेस वगैरह जो भी है वो मिलेंगे। ड्यूरिंग द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट उसके अलाउंसेस कभी भी डिक्रीज नहीं किए जा सकते। और पूछे कि इनकम कितनी है प्रेसिडेंट की, तो आंसर विल बी 5 लाख। पेंशन कितनी होगी? 50%। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। मैं अभी तक फिर से बताता हूँ हमने क्या क्या पढ़ लिया, फिर आगे बढ़ते हैं। हमने पढ़ा प्रेसिडेंट के बारे में, हेड ऑफ द नेशन और स्टेट या फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। 52 आर्टिकल सीधा सीधा कहता है एक इंडिया का प्रेसिडेंट होना चाहिए। 53 आर्टिकल कहता है कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन की बात करता है। यहाँ पे ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर और जितनी भी डिफेंस की पावर है वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट है। ठीक है, और डिफेंस में कौन कौन आता है? डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, अपॉइंटमेंट और रिमूवल पावर है वो किसमें? आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के हेड के लिए, और चीफ कमांडर ऑफ डिफेंस के लिए। 54 आर्टिकल बात करता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की, कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन नहीं करता, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद मैंने बताया प्रोसीजर के बारे में। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में प्रोसीजर कौन सा होता है? तो वो होता है PRS। कौन सा होता है? PRS, जो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद वोट वैल्यू क्या होती है MP MLA की, ये मैंने आपको बता दिया, आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने यहाँ पे बताया कितना उनको अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ता है। 56 में हमने बात की टेन्योर की। देखो सबसे पहले प्रेसिडेंट होना चाहिए, है ना, सबसे पहले क्या होना चाहिए? एक प्रेसिडेंट होना चाहिए। फिर उसके बाद हमने क्या बोला? उसके बाद हमने बोला प्रेसिडेंट बनाने के बाद उसको पावरें कौन कौन सी देनी है, ये भी बता दिया। फिर बात की चलो जी हो गया सब कुछ, लेकिन इलेक्शन में कौन कौन इसको बनाएगा कौन? होने के बाद ये बोला ठीक है भाई बना तो हम देंगे, लेकिन इसका प्रोसीजर क्या होगा? प्रोसीजर के बाद अब आ जाते सीधा किस पे? अब बना दिया, सब कुछ हो गया, अब क्या करेगा वो? अब वो उसका टेन्योर कितना टाइम और रिज़ाइन कब करना है ये बनाया जाएगा। फिर री इलेक्शन होंगे, फिर उसके बाद क्वालिफिकेशन की बात होगी, देन उसके बाद लास्ट पे आके कंडीशन ऑफ सर्विस की बात होगी। चलिए आर्टिकल नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं, डेट इज आर्टिकल नंबर 60। आर्टिकल नंबर 60 क्या बात करता है? तो आर्टिकल नंबर 60 बात करता है ओथ की। किसकी बात करता है? ओथ की। तो इसकी ओथ कौन करवाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की ओथ कौन करवाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कौन करवाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर एब्सेंट हो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन दैट केस सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो सीनियर मोस्ट जज होगा जो क्या होगा? ओथ करवाएंगे प्रेसिडेंट की। अब प्रेसिडेंट पूछा जाता है एग्जाम में कि किसकी कसम लेते हैं, किसकी कसम लेते हैं? तो किसकी लेते हैं? गॉड की, ईश्वर की शपथ। आपने देखा होगा फिल्मों में भी, तो भगवान की, गॉड की क्या लेते हैं? ओथ लेते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, ये आपका प्रेसिडेंट वाला खत्म हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे अभी वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। ठीक है, बाकी प्रेसिडेंट की पावर है वो सब कुछ पढ़ेंगे, मैं इसके साथ रिलेट कर देता हूँ। चलिए इसी के साथ अगर बात करें कि जो वाइस प्रेसिडेंट की, मैं थोड़ा सा बताता हूँ ताकि साथ साथ लर्न हो जाए। इनकी ओथ कौन करवाता है?
इनकी ओथ कौन करवाता है? 69 आर्टिकल के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट। मतलब प्रेसिडेंट के लिए चीफ जस्टिस आ जाता है, बाकी सबको कौन करता है? प्रेसिडेंट संभाल लेगा सब कुछ। ठीक है। और ये भी शपथ किसकी लेते हैं? ओथ किसकी लेते हैं? ये भी ईश्वर की शपथ लेते हैं। अब गवर्नर की बात करें अगर हम, गवर्नर की, तो इसका जो इसकी जो ओथ होती है वो कौन करवाते हैं? 159 आर्टिकल में लिखा हुआ है, कौन करवाएंगे गवर्नर की ओथ? ये करवाएंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कौन करवाएंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट की प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट की कौन? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। गवर्नर की कौन? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, गवर्नर की ओथ कौन करवाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था वैसे भी। ठीक है, ओथ कौन करवाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट की प्रेसिडेंट करवा रहे हैं, बाकी सबकी कौन करवा रहे हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अभी तक मैंने ये बता दिया आपको। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखिए, आर्टिकल नंबर 61 क्या बात करता है। देखो 61 मैंने आपको पहले ही बता दिया था, रिमूवल की बात करता है। मैंने बोला था डिटेल में बताऊंगा। तो जो रिमूवल होता है प्रेसिडेंट का, वो कैसे होगा? बाय पार्लियामेंट के द्वारा। पार्लियामेंट में बिल लेके आते हैं, किस प्रोसेस से? विद इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट प्रोसेस। इसका सोर्स पूछा जाए कौन सा है? इम्पीचमेंट का सोर्स है वो है आपका यूएसए। तो ऐसे याद रखो कि प्रेसिडेंट, यूएसए में प्रेसिडेंट ही हेड होता है, तो उनको भी हटाया जाता है। और इम्पीचमेंट का जो बेस रहेगा, मतलब किसके बेस के ऊपर इम्पीचमेंट लाई जा सकती है, वो तब होगा जब वो क्या होता है? कोई भी प्रेसिडेंट वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का होता है। तो कोई भी प्रेसिडेंट अगर वायलेशन करता है कॉन्स्टिट्यूशन का, तब जाके इम्पीचमेंट लाया जाता है, इम्पीचमेंट बिल लाया जाता है। अब पूछा जाता है कि जो इम्पीचमेंट बिल होता है वो कौन से हाउस में लाया जाता है? इम्पीचमेंट बिल कौन से हाउस में लाया जाता है? लोकसभा की राज्यसभा? तो वो किसी भी हाउस में कैन बी इंट्रोड्यूस इन एनी हाउस। तो किसी भी हाउस में लाया जा सकता है, वो पहले चाहे राज्यसभा में ले आओ चाहे लोकसभा में ले आ जाओ। ठीक है। इसकी कंडीशन होती है कुछ, ऐसे नहीं कि किसी भी प्रेसिडेंट के खिलाफ इम्पीचमेंट लेके आ जाओ। सबसे पहले बिल लाने के लिए इसकी कंडीशन होती है, इम्पीचमेंट बिल लाने के लिए सबसे पहले 1/4 जो मेजॉरिटी होगी हाउस की ऑफ टोटल मेंबर की, जितने भी उस हाउस के, अगर लोकसभा या राज्यसभा, उसकी 1/4 स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए? उनके साइन होने चाहिए कि हाँ जी हम बिल लेके आ रहे हैं, जिस भी हाउस में स्टार्ट होगा। तब जाके क्या होगा? इनिशिएट होगा, तब जाके प्रोसीजर स्टार्ट होगा, प्रोसेस स्टार्ट होगा किसका? इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट का। तो 61 आर्टिकल बात करता है रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट की, कि प्रेसिडेंट का रिमूवल किया जा सकता है किसके द्वारा? वो पार्लियामेंट कर सकती है इम्पीचमेंट प्रोसेस से। और ऐसा नहीं कि इम्पीचमेंट किसी के खिलाफ भी खोल दे, जब मन करे तब खोल दिया जाए। इम्पीचमेंट का एक बेस होना चाहिए। अगर प्रेसिडेंट वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करता है, कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन करता है, इन दैट केस इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट होता है। उसके लिए पहले इम्पीचमेंट बिल लाया जाता है, जो किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। और उसकी भी कंडीशन है कि 1/4 जो मेंबर है जिस भी हाउस में स्टार्ट किया जा रहा है, अगर राज्यसभा या लोकसभा में, तो लगभग चौथा हिस्सा जो मेंबर है उनके साइन होने चाहिए कि हाँ जी ये बिल को स्टार्ट कीजिए, इसको इंट्रोड्यूस किया जाए, फिर जाके प्रोसेस स्टार्ट होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आप क्लियर हो गया आर्टिकल 50 और 61 क्या कहता है। ठीक है, इसी के अंदर इंपॉर्टेंट बातें भी हैं। देखो यहाँ पे मान लीजिए बिल को लोकसभा में लेके आया जाता है, तो जो भी हेड होगा, हेड ऑफ द हाउस, जैसे मान लो लोकसभा में बिल लेके आ जाता है पहले इम्पीचमेंट का, ठीक है, साइन होने के बाद स्टार्ट हो जाता है। तो जो हेड ऑफ द हाउस होगा, जैसे लोकसभा में कौन होता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो जो स्पीकर होगा वो क्या करेगा? मस्ट इन्फॉर्म विद इन 14 डेज। वो 14 दिन के अंदर अंदर पहले क्या करेगा? इन्फॉर्म करेगा प्रेसिडेंट को कि भैया हम इम्पीचमेंट का बिल लेके
आए हैं आपके खिलाफ। और दूसरी चीज 2/3 की मेजॉरिटी से क्या होना चाहिए, बिल पास होना चाहिए। फिर उसके बाद कहाँ जाएगा, देन उसके बाद बिल आएगा कहाँ आएगा, फिर राज्यसभा में आएगा। अगर पहले वहाँ किया तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, 2/3 मेजोरिटी से बिल पास होना चाहिए। हमेशा टोटल स्ट्रेंथ की 2/3 किसकी, टोटल स्ट्रेंथ की बिल पास होना चाहिए, तब जाके इम्पीचमेंट होगा। और टिल डेट अभी तक किसी भी प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट नहीं हुआ है इंडिया के अंदर। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। देखो मैं एक बार बताता हूँ, पहले तो 3-4 पढ़ने की जरूरत नहीं, मैंने अच्छे से पढ़ा दिया। 56 से स्टार्ट करते हैं। 56 आर्टिकल टेन्योर एंड रिजाइन की बात करता है कि प्रेसिडेंट का टेन्योर 5 साल का होना चाहिए। रिजाइन किसको देता है, वाइस प्रेसिडेंट को दिया जाता है, वाइस प्रेसिडेंट। और वाइस प्रेसिडेंट का काम होता है, 52 में बोला गया कि वाइस प्रेसिडेंट क्या करेगा, स्पीकर ऑफ लोकसभा को इन्फॉर्मेशन देगा इसकी। 57 बात करता है डी इलेक्शन की। 58 क्वालिफिकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वालिफिकेशन क्या है, 35 साल की एज होनी चाहिए, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में प्रॉफिटेबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, एलिजिबिलिटी होनी चाहिए उसकी लोकसभा मेंबर की। तो यही सेम प्रोसीजर रहेगा प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर के लिए। किसी का भी पेपर में आ जाए तो आंसर सेम रहेगा कि क्या क्या कंडीशनें होती हैं। सर्विस की कंडीशन ये है कि वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होगा उस टाइम पे जब वो सर्विस कर रहा होता है। वो किसी भी जगह से सेकंड कोई भी प्रॉफिट नहीं ले रहा होना चाहिए किसी भी सरकारी जॉब से। और आगे कहता है कि उसका जो भी अलाउंसेस वगैरह हैं वो भी उनको मिलने चाहिए, और उनका अलाउंसेस कम नहीं किए जा सकते। सैलरी 5 लाख होती है और पेंशन 50% होती है। यहाँ तक हो गया। फिर हमने आगे बात करी 60 की, किसकी, ओथ की। तो कसम परेड कौन करवाता है इनकी, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेजेंट नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज जो भी होगा वो करवाएंगे। और वो ओथ किसकी लेते हैं, गॉड की। वाइस प्रेसिडेंट की ओथ कौन करवाता है, प्रेसिडेंट करवाता है। किसकी शपथ लेते हैं, गॉड की। गवर्नर की ओथ कौन करवाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करवाते हैं। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। इसके बाद मैंने आया 61 आर्टिकल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट की बात करता है। रिमूवल कैसे होगा, इम्पीचमेंट लाया जाएगा, इम्पीचमेंट बिल लाया जाएगा सबसे पहले। कहाँ पे, किसी भी हाउस में, जिस भी हाउस में लेके आया जाएगा, पहले 1/4 मेजोरिटी उसकी सिग्नेचर होनी चाहिए कि बिल्कुल जी बिल को स्टार्ट किया जाए। उसके बिना तो स्टार्ट ही नहीं होगा इम्पीचमेंट प्रोसेस। उसके बाद एड ऑफ द हाउस क्या होता है, विद इन 40 डेज। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कितने दिन के अंदर अंदर, 14 दिन के अंदर अंदर 1/4 मेजोरिटी चाहिए इनिशिएट करने के लिए। हेड ऑफ द हाउस क्या करेगा, इन्फॉर्म करेगा 14 दिन के अंदर प्रेसिडेंट को। और स्पेशल मेजोरिटी से बिल पास होना चाहिए, फिर राज्यसभा में स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए, तब जाके इम्पीचमेंट होगा। तो आई होप कि आज की क्लास भी आपको अच्छी लगी होगी। बाकी ख़त्म तो हम कर देंगे, कोई बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी है। बुक को बाई कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस एग्ज़ाम पास हो ही नहीं सकता। हम पहले बोलते थे गूगल से निकालिए, कहीं से निकालिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए, लेकिन हम आपके लिए इतनी मेहनत करके आपके लिए बुक बनाई है ताकि आपको प्रैक्टिस करने के लिए कहीं ना जाना पड़े। बुक देखोगे ना, आपको इतने सारे एमसीक्यूज मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर के कि आपको कहीं जाना ही नहीं पड़ेगा। एक एक जैसे प्रेसिडेंट के ऊपर देखोगे तो कम से कम 100 एमसीक्यूज है, तो इससे ज़्यादा क्या करोगे, हर एक एमसीक्यूज हो गया आपका। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। यहाँ तक आगे क्लास में हम लोग पावर पढ़ेंगे, इसकी पावर क्या क्या होती है प्रेसिडेंट की, साथ में हम गवर्नर की भी पावर पढ़ लेंगे एक साथ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।